हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। हम लोगों ने एक एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों को जो क्लास 6 to 12 का जितना भी बुक है उन सभी बुक को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी इसमें आप लोगों का लाइन आएगा उस लाइन में मैं सभी लाइन को या उसमें आने वाले सभी शब्दों को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास 6 का सबसे पहले स्टार्ट किए थे 6 का हिस्ट्री, तो उसी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्याय 9 को देखेंगे जो कि आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जो अतीत में जो बर्तन हम लोगों को प्राप्त हुए मिट्टी के, ठीक है, वो पॉलिश किए हुए होते थे और काले रंग के परत चढ़ाए हुए होते थे, उसको हम लोगों ने देखा था। अब उसी के बारे में रिलेटेड बहुत सारा है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थल से मिले हैं। ये भारत के दृष्टिकोण से बात हो रहा है कि भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोगों को इस प्रकार के बर्तन मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, ठीक है। ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, सवाल ये है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे, ठीक है। जहां बनता था व्यापारी क्या करते थे, वहां से खरीदते थे और वहां से फिर वह अलग अलग जगह पर ले जाकर उनको बेचते थे, ठीक है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। दक्षिण भारत जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे, ठीक है। तो काले सोने के नाम से इसको बुलाया जाता था। कहां पर? तो रोम साम्राज्य में, ठीक। व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारी क्या करते थे, वो हो सकता है कि भारतीय व्यापारी भी हो और वहां से आने वाले व्यापारी भी, जो क्या करते थे कि जहाज के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे सिक्के मिले हैं भारत में जिससे कि ये पता चलता है कि रोम साम्राज्य के साथ क्या था कि भारत का बहुत अच्छा व्यापार चलता था उस समय, ठीक है। ये एक छोटी सी कविता है, ठीक है, व्यापार से जुड़ी, लेकिन इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये किसी प्रकार से जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो जरूरी है मैं उन सभी को आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्री के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि उस समय मशीन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्या करते थे कि वो ऊपर में अपने जहाज़ों पर क्या करते थे कि मतलब कपड़े के बैनर टाइप का कुछ लगा लेते थे, जिससे क्या होता था कि हवा उस पर दबाव डालती थी और उसके बाद वो हवा की दिशा में बहते थे, मतलब चलते थे, ठीक है। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो इतनी लंबी जो यात्रा होती थी, ठीक है, उस यात्रा के लिए वे लोग मजबूत जहाज को लेकर चलते थे, क्योंकि मजबूत जहाज नहीं होता था। आपको पता है कि समुद्री लहरें या हवाएं इतनी तेज होती है कि वे जहाज को भी तोड़ सकती है, और इसी के कारण वे लोग मजबूत जहाज़ों का निर्माण करते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुद्र तटों से लगे राज्य। जो राज्य मतलब देश उस समय समुद्री तट से लगे हुए थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इन उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेश, इनमें बहुत से पहाड़, पर्वत और नदी के मैदान है।
मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ हो। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। ठीक है, यहाँ के जो तटीय इलाके का सरदार थे या तो फिर राजा थे, उन लोगों के पास संपत्ति बहुत अधिक हो गई थी और शक्ति भी बहुत अधिक हो गई थी। कारण क्या है? कारण हम लोग बोल सकते हैं कि व्यापार जो होता था, व्यापार वहीं से होता था। ठीक है, उसी समुद्री रास्ते से, और इसी के कारण वे लोग क्या करते थे, तटीय क्षेत्र पर हो सकता है कर लगाते थे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक हम लोगों को नया शब्द मिला जो कि है मूवेंदार। मूवेंदार जिसका अर्थ क्या होता है कि तीन मुखिया। ठीक है, मूवेंदार जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक व्यापारियों के मुखिया के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांडे। ये तीन जो शासक थे उनके लिए किया जाता है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के ये तीन जो शासक है, जो स्पेशली चोल साम्राज्य का या चेर साम्राज्य का या पांडे, ये जो थे ये उस समय दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक माने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांडे की राजधानी मदुरै। देखिए यहाँ पर चोलों का जो पतन, पहला पतन था पुहार था। ठीक है, या तो फिर कावेरीपट्टनम, दूसरा पांडे का जो राजधानी थी वो मदुरै थी। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, कर की बजाय उपहार मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, रिश्ते नातेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात मतलब आभूषण बोल सकते हैं, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। ठीक है, सातवाहन राजवंश। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्मी था। इसके बारे में एक मूवी भी आया है। ठीक है, राजा गौतमीपुत्र सतकर्मी, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मूवी है। और उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहक शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्मी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, और आपको पता होगा कि उन्होंने पूर्वी भाग को भी जीता था, पश्चिमी भाग को भी जीता था, दक्षिणी भाग को भी जीता था। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम की कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उसे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है, चीन में ये जो था ये 7000 साल पहले ही हो चुका था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक
बाकी दुनिया से छिपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, सिल्क रूट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्क रूट क्या है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। ठीक है, एक फैशन बन गया था लगभग 2000 साल पहले। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता था कि रेशम की कीमत या रेशमी कपड़े का कीमत अधिक हो जाती थी। इसमें सिल्क रूट तथा उनकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। मतलब ये कर लेते थे, लेकिन कर लेने के साथ साथ वे लोग क्या करते थे, व्यापारियों को लुटेरों और आक्रमणकारियों से सुरक्षा भी करते थे। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, कुषाण जो थे वो सिल्क रूट पर मतलब कह सकते हैं कि सबसे अच्छी तरीके से नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे, प्रसिद्ध थे, वो थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर उनका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। उनके जो दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था वो था पेशावर और दूसरा जो था मथुरा था। ठीक है, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों पर जाती थी। ठीक है, फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक में कुषाण थे। सोने का सिक्का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उस साम्राज्य में सबसे पहले सोने का सिक्का जो जारी किया था वो थे कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर जो भी यात्रा करते थे वे लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। ठीक है, वैसे कुषाण किसी राजा का नाम नहीं, ठीक है, वो एक राज परिवार का या तो फिर हम कह सकते हैं उसका वंश का नाम था कुषाण, और उसी का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जानने लायक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि यदि हम कहें कि कुषाण में कनिष्क जो था उन्होंने बौद्ध परिषद का सबसे पहले स्थापना किया था, गठन किया था, पहला। दूसरा है यहाँ पर कि उनके बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि बुद्ध की जीवनी जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, उसकी रचनाकार कवि जो थे वो थे अश्वघोष। ठीक है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब वे लोग संस्कृत में लिखना शुरू कर चुके थे। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। उसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। उनमें से अधिकांश मथुरा में जो कुछ तक्षशिला में बनने लगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि बुद्ध के बारे में बताने के लिए ये लोग पीपल के पत्ते मतलब पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया करते थे, लेकिन बाद में क्या होने लगा कि उनके मूर्तियों द्वारा दर्शाया जाने लगा। ठीक है, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्ताओं में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्ता उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोधिसत्ता उन्हें कहा जाता था जो क्या करते थे कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद एकांत में रहा करते थे, मतलब अकेले रहा करते थे। हो सकता है कि उनके साथ कुछ शिष्य वगैरह भी हो। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रखना ठीक समझते थे। और वे लोग ये भी करते थे कि बौद्ध प्राप्ति के बाद वे लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद वे लोग क्या करते थे कि संसार में इधर उधर भटकते रहते थे, हो सकता है भिक्षु के रूप में या तो फिर अन्य किसी रूप में। और उसके बाद क्या करते थे, वे सभी लोगों को ज्ञान बांटते रहते थे। ठीक है, ये हुआ करता था उस समय। धीरे धीरे बोधिसत्ता की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ठीक है, और आज हम लोगों को पता है चीन, जापान, कोरिया, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को बहुत अधिक पूजा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई है। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी उन्हें दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। मठ किसे कहते हैं वो भी मैंने बताया था इसके पहले वाला वीडियो में। तो इसके पहले वाला वीडियो में भी आप लोगों को सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रहा, वो अन्य देशों में भी जाकर फैल गए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं गौतम बुद्ध, जिसको सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक गौतम धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। अब तीर्थयात्रियों की भी जिज्ञासा होने लगी थी। अब क्या क्या, व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक है, जो व्यापारी होता था वे लोग दूर दूर तक जाया करते थे। और उन लोगों के साथ कौन, जो तीर्थयात्री होते थे। तीर्थयात्री कौन, जो अपने धर्म के लिए मतलब अपने धर्म क्षेत्र पर जाते थे। ठीक है, उसको तीर्थयात्री कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं
ये गुफा जो है ये गौतम बुद्ध के लिए ही ये किया गया था। ठीक है, जो महाराष्ट्र की काले की गुफा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थकार फा सियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन तत्स्यांग 1400 साल पहले आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवनी से जुड़े जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, स्पेशली जो मठ चलता था उन सभी मठ को देखने के लिए वे लोग भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों में मठों और उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताब के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें के बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, जो किताब लेके गए थे उन सभी के बारे में भी लिखा, और जो खुद एक्सपीरियंस किए हुए थे उन सभी के बारे में भी उन लोगों ने लिखा। ठीक है, यहाँ पर फा सियन चीन वापस कैसे लौटा उसके बारे में उन्होंने लिखा था, तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को दिया है। तो आप लोगों को यदि पढ़ना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वेन तत्स्यांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वो 20 घोड़े पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस वक्त खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। ठीक है, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दी। ठीक है, ये जो थे व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति जिनका नाम था आपका स्वेन तत्स्यांग, इन्होंने क्या किया था कि भारत से सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी का बुद्ध का मूर्ति लेके गया था। उन्होंने अपने साथ 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्रित किए थे, और उसके बाद उसको 20 घोड़े में लाद कर ले गया। लेकिन क्या हुआ कि जब वे सिंधु नदी को पार कर रहा था उस समय 50 पांडुलिपि खो गई। लेकिन फिर भी वो जितने दिन तक जीवित थे उन्होंने क्या किया कि संस्कृत से चीनी भाषा में उसको अनुवाद करने में अपने जीवन को लगा दिया। ठीक है, चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड भक्ति की शुरुआत। अब भक्ति की शुरुआत के बारे में हम लोग देखेंगे कि भक्ति की शुरुआत किस प्रकार हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। उनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उसी को कहा जाता है भक्ति। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए क्या था कि भक्ति का रास्ता खुला हुआ था, वो भक्ति कर सकते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ठीक है, पवित्र ग्रंथ आपको पता है कि भगवत गीता, और भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको पता है कि महाभारत के समय श्री कृष्ण के द्वारा कहा गई थी, और अर्जुन को जितने भी बात बताए गए थे उन सभी बातों को भगवत गीता में लिखा गया है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को
सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार करने लगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की एक मूर्ति बनाई गई थी। ऐसे बहुत सारे मूर्ति बनाए गए थे उस समय में, ठीक है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्ति को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, आज ही शाम तक हम लोग पढ़ लेंगे। भक्ति परंपरा से ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब हिंदू के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत आसान है ये वाला। चलिए, चैप्टर लगता है कि यहीं पर ख़त्म। तो इसी तरह मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगा, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को साइंस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। और जितने भी आपका है क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है आप लोगों का ये सब किताब, मतलब 12 तक का जितना भी बुक है, मैं उन सभी बुकों को NCERT का मतलब जितने भी है मैं इन सभी को आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि यदि क्लास 6 to 12 का यदि मैथ्स का बात हो, ठीक है, तो मैं उस मैथ्स को भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।